हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब बात करेंगे क्लास 9 क्षितिज काव्य खंड का चैप्टर 6। चैप्टर का नेम है चंद्र गहना की लौटती बेर। इस चैप्टर का हम लोग इस पूरे वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इस चैप्टर के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमाशीन गांव में हुआ था। सन 1911 में हुआ था। यानी दोस्तों, ये काव्य खंड का चैप्टर 6 है चंद्र गहना से लौटती बेर। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो शुरू करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो पहला प्रश्न है कि इस विजन में अधिक है। पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने शहरी स्वास्थ्यपूर्ण रिश्तों पर प्रहार किया है। कवि के अनुसार नगर के लोग आपसी प्रेम भाव के स्थान पर पैसों को अधिक महत्व देते हैं। प्रेम और सौंदर्य से दूर प्रकृति से कटे हुए होते हैं। उनके इस आक्रोश का मुख्य कारण यह है कि कवि प्रकृति से बहुत अधिक लगाव रखते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, जिसका उत्तर ये है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सरसों की जो बात कही गई थी, उसमें जो लेखक थे वो उस सरसों को सयानी नाम दिए हैं, सयानी कहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, उनके सयानी शब्द का क्या अर्थ है, वही हमें इस आंसर में लिखना है। आप आंसर में लिखिएगा कि यहाँ सरसों के सयानी से कवि यह कहना चाहता है कि सरसों की फसल अब पूरी तैयार हो चुकी है, अर्थात वह कटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मतलब कोई चीज़ जब पूरा मैच्योर हो जाता है तो उसे लोग सयानी कहते हैं। तो यहाँ पे सरसों पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, अब वो काटने लायक हो गई है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। यानी प्रश्न में बोला है कि अलसी की मनोभावनाओं का हमें वर्णन करना है। तो आप उत्तर में वर्णन करिएगा कि कवि ने अलसी को एक सुंदर नायिका के रूप में चित्रित किया है। कवि ने अलसी को एक सुंदर नायिका के रूप में चित्रित किया है। उसका शरीर पतला और कमर लचीली है। वह अपने सिर पर नीले फूल लगाकर यह संदेश दे रही है कि प्रथम स्पर्श करने वाले को हृदय से अपना स्वामी मानेगी। वह सभी को प्रेम का निमंत्रण दे रही है। यानी हमें अलसी के मनोभावों का वर्णन करना था, जो हम लोगों ने उत्तर में किया है कि वो अपने सिर पर नीले फूल लगाकर बताना चाहती है कि उसका जो प्रथम स्पर्श करेगा वह उसको अपना स्वामी मानेगी। वह सबको अपने प्रेम का निमंत्रण दे रही है। तो आगे प्रश्न 4, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। तो उत्तर में लिखना है कि अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है, हमें उत्तर में बताना है। तो आप उत्तर में लिखिएगा कि कवि ने अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि उसने हठ कर रखा है कि वह अपना दिल उसे ही देगी, उसके सिर पर रखे नीले फूल को छुएगा। दूसरा, वह चने के पौधों के बीच इस प्रकार उग आई है मानो जबरदस्ती वह सबको अपने अस्तित्व का परिचय देना चाहती है। तीसरा है कि वह हवा के जोर से बार बार नीचे झुक जाती है, परंतु फिर वह नीला फूल सिर पर रख खड़ी हो जाती है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे बोला गया था कि अलसी जो है उसके लिए हठीली का प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसका रीज़न देखिए कि वह बार बार अपना जिद कर रही है, इसलिए उसे जिद्दी यानी हठीली कहा गया है, क्योंकि वो कहती है कि वह अपना दिल उसे ही देगी जो उसके सिर पे रखे नीले फूल को छुएगा। और दूसरा रीज़न ये भी है कि
वह चने के पौधों के बीच इस प्रकार उगाई है मानो जबरदस्ती वह सबको अपना अस्तित्व का परिचय देना चाहती है। तीसरा रीज़न यह है कि वह हवा के जोर से बार बार नीचे झुक जाती है, परंतु फिर वह नीला फूल सिर पर रखकर खड़ी हो जाती है। यानी इस 3 रीज़न के कारण कवि ने इसको अलसी को हठीली कहा गया है। हठीली यानी जिद्दी कहा गया है। प्रश्न 5 है कि चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा से कवि को किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। आप उत्तर में लिखिएगा कि जलाशय के स्वच्छ पानी में दिन के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वे गोल और लंबवत चमक पैदा करती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जल में कोई गोल और लंबा चांदी का चमचमाता खंभा पड़ा हुआ है। चमक तथा आकार में समानता के कारण किरणों के में खंभे की कल्पना करना कवि की सूक्ष्म कल्पना का आभास करता है। तो दोस्तों ये 5वें प्रश्न का भी उत्तर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न में पूछा गया है कि कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। अब हमें ये अपने शब्दों में लिखना है, तो मैं यहाँ पे आंसर पढ़ रही हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगी फ्रेंड्स, तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर में है कि कवि ने यहाँ चने के पौधों का मानवीकरण किया है। चने का पौधा बहुत छोटा सा है। उसके सिर पर फूला हुआ गुलाबी रंग का फूल ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर सज धज कर स्वयंवर के लिए खड़ा हो। ये रहा हमारे 6ठे प्रश्न का उत्तर। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। आप उत्तर में लिखिएगा कि कविता की कुछ पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। जैसे यहाँ पहला लिखिएगा कि यहाँ हरा ठिगना चना बांधे मुरठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। यहाँ हरे चने के पौधे का छोटे कद के मनुष्य जो कि गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे खड़ा है के रूप में मानवीकरण किया गया है। यानी आप ये लिखिएगा पूरा, फिर दूसरा आप स्टार्ट करिएगा। यानी पहले इस पंक्ति में कवि ने मानवीकरण किया है प्रकृति का, और दूसरी पंक्ति लिखिएगा कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की लचीली नीचे फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है कि जो छुए यह हृदय का दान उसको। तो कह रही है कि जो अलसी है वो हठीली है, ज़िद्दी है, देह की पतली है, कमर की लचीली है और अपने सर पे नीले फूल चढ़ा कर कह रही है कि जो इसको छुएगा उसको मैं अपना हृदय दान दूंगी। उत्तर आगे भी लिखिएगा कि यहाँ अलसी के पौधे को हठीली तथा रमणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रमणी मतलब होता है फ्रेंड्स सुंदर। अतः यहाँ अलसी के पौधे का मानवीकरण किया गया है। तीसरा लिखिएगा कि और सरसों की पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। इसका मतलब है कि यहाँ सरसों के पौधों को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसका ब्याह होने वाला है, यानी शादी होने वाली है। चौथा है कि है कहीं पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी। तो इसका मतलब होगा कि है कहाँ कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी, कि यहाँ पत्थर जैसे निर्जीव वस्तु को भी मानवीकरण के द्वारा जीवित प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों ये हमारे 7वें प्रश्न का उत्तर खत्म होता है और अब हम चलेंगे आगे 8वें प्रश्न की तरफ। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो 8वां प्रश्न है कि
कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। ये किन किन पंक्तियों में ये भाव व्यंजित हो रहा है, यानी किस किन पंक्तियों में ये भाव दिख रहा है, उस पंक्तियों को हमें लिखना है। तो आप उन पंक्तियों को डायरेक्ट लिखिएगा कि चित्रकूट की अनकड़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सोन पड़ता है मीठा मीठा, रस टपकाता सुग्गे का स्वर टे 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 टे। ओके, कितना मज़ा आया, टे 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 टे। तो ये हमारे एक सुग्गा की आवाज़ लिखी थी, यानी तोते की आवाज़ लिखी थी। तो ये हमें एक प्रश्न में पूछा गया था फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ है, चारों तरफ सूखी और उजाड़ ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है, ये भाव किस किन पंक्ति में मतलब किन किन पंक्तियों में दिया गया है। तो आप उन पंक्तियों को लिखिएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि रचना और अभिव्यक्ति में भी प्रश्न दिया रहता है। तो 9वां प्रश्न चलते हैं कि और सरसों की ना पूछो। इस उक्ति में बात को कहने का खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? उत्तर है कि एक वस्तु की बात करते हुए दूसरे वस्तु के बारे में बताने के लिए हम इस शैली का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की शैली का प्रयोग वस्तु की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा बात में रोचकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। ओके, यानी प्रश्न में पूछा गया कि और सरसों से न पूछो। इस लाइन में बात कहने का जो अंदाज है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसी बात हम लोग कब बोलते हैं? ठीक है, यही पूछा गया था प्रश्न में। तो हम लोग उत्तर में लिखे हैं कि जब हम लोगों को एक वस्तु की बात करते हुए दूसरे वस्तु के बारे में बताना रहता है, तब हम ऐसे वर्डों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 10वां है कि काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती हैं? यानी देखिए, ये आपकी दृष्टि में, यानी ये हमसे पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया है कि काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली मतलब चिड़िया किस व्यक्तित्व का प्रतीक करती हैं। आप लिखिएगा दोस्तों कि काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया यहाँ पर दोहरे व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती हैं। ऐसे लोग एक और तो समाज के हित चिंतक बने फिरते हैं और मौका मिलते ही अपना स्वार्थ साथ ले लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 10वें प्रश्न तक हो गया। अब हम लोग 11वां प्रश्न चलेंगे जो कि भाषा और अध्ययन में दिया गया है। तो 11वां प्रश्न है कि बीते के बराबर, ठिगना, मुरैठा आदि सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन कविता में इन्हीं से सौंदर्य उभरा है और कविता सहज बन पड़ी है। कविता में आए ऐसे ही अन्य शब्दों की सूची बनाइए। इस प्रकार के शब्द कविता में कई बार लिखे गए हैं, उन शब्दों को लिखाइए जो कि सामान्य बोलचाल, यानी सब लोग भोजपुरी बोलते समय भी यूज़ करते हैं, लेकिन यही वर्ड हमारी कविता में जब यूज़ किया गया है तो सुंदर कविता बन गई है। उन वर्ड को लिखिए। आप लिखिएगा कि मेढ़, पोखर, हठीली, सयानी, बियाह, मंडप, फाग, चमकता, खंबा, चट झपाते, सुग्गा, जुगुल, जोड़ी, चुप्पे चुप्पे आदि। मतलब ये जो इतने शब्द हैं वो हम लोग अपने आम तौर के बोल भाषा में यूज़ करते हैं और यही हमारे कविता में भी बोला गया है। तो वर्ड है हमारे, जो वर्ड हम लोग बोलते समय यूज़ करते हैं वो हैं फाग, मेढ़, पोखर, हठीली, सयानी, ब्याह, मंडप, फॉग, चमकता, खंबा, चटझपाटे, सुग्गा, जुगुल, जोड़ी, चुप्पे चुप्पे आदि। यानी चुप्पे चुप्पे शब्द हम लोग खेलते समय, कुछ भी करते समय हम लोग भी यूज़ करते हैं, यानी यही वर्ड हमारे कविता में जुड़ करके कविता के सौंदर्य को बढ़ाए हैं। अब ये हमारा लास्ट मतलब आखिरी प्रश्नोत्तर है इस चैप्टर का। तो प्रश्न है कि कविता को पढ़ते समय
कुछ मुहावरे मानस पटल पर उभर कर आते हैं, उन्हें लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया कि कविता पढ़ते समय हम लोगों को कई मुहावरे मिले हैं। उन मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। अब हमें अपने से छांटना है कि कितना मुहावरा बना है कविता में। तो हम लिखेंगे सिर पर चढ़ना, जो कि कविता में यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है अधिक लाड़ प्यार करना। वाक्य लिखिएगा कि सोहन के माता पिता ने अपने बेटे को अधिक प्यार देकर सर पर चढ़ा लिया है। और हृदय का दान, इसका मुहावरा होता है कि अधिक मूल्यवान वस्तु को दे देना। वाक्य में लिखिएगा कि बेटी को विदा करते समय उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अपने हृदय को दान कर दिया हो। तीसरा है हाथ पीले करना, इसका मतलब होता है शादी करना। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर पर चढ़ाना, हृदय का दान, हाथ पीले करना, ये हमारा मुहावरा है और शादी करना हमारा अर्थ है। और ये जो हम लोग बेटी के माता पिता की, ये हमारा वाक्य है। तो वाक्य में लिखिएगा कि बेटी के माता पिता की यही इच्छा होती है कि वे उचित समय पर अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। पैरों के तले, इसका मतलब होता है छोटी वस्तु। वाक्य बनाइएगा कि पूंजीपति वर्ग समाज के लोगों को अपने पैरों के तले रखते हैं, यानी बड़े घर के लोग छोटे घर वालों को कुछ नहीं समझते हैं, पैरों के तले रखते हैं, छोटा समझते हैं। और प्यास न बुझना का अर्थ होता है संतुष्ट न होना। इतना धन होने के बाद भी अभी तक उसकी धन की प्यास नहीं बुझी, यानी उसका मन नहीं भरा, वो संतुष्ट नहीं है। टूट पड़ना, ये भी एक मुहावरा है जो कि हमारे चैप्टर में यूज किया गया है। इसका मतलब होता है हमला करना। आप वाक्य में लिखिएगा कि दुश्मन के सैनिक को आते देख सैनिक उन पर टूट पड़े। मतलब दुश्मन के सैनिक को आते देख हमारे देश के सैनिक उन पर टूट पड़े। तो ये देखिए, हम लोग सिर पर चढ़ना, हृदय का दान, हाथ पीले करना, पैरों के तले, प्यास न बुझना, टूट पड़ना, ऐसे हम लोग मुहावरे चैप्टर में देखे थे, जिसका हम लोग वाक्य लिखे और अर्थ लिखे। तो दोस्तों, ये चैप्टर होता है हमारा ख़त्म। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, मतलब समझ में आया होगा। तो चलिए अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू और अच्छे चैप्टर के साथ। बाय।